सो वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिक ट्यूटोरियल। सो आज का लेक्चर हम लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे आपने हमारा कवर पेज देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का चैप्टर हमारे एक न्यू स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आया। अब तक आप जो हिस्ट्री पढ़ते आ रहे थे उसके अंदर आप लीडर्स के बारे में 8th स्टैंडर्ड तक हम बच्चे पढ़ते आए, इनके संत के बारे में, ये सारी चीजें थी। पर 9th स्टैंडर्ड में आप जैसे आप एंट्री करते हो, आपकी हिस्ट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ऐसी चीजें आती है जो हमारे मॉडर्न टाइम पीरियड में, इससे पहले अपने एंशिएंट मेडिवल टाइम पीरियड की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। ये बेसिकली 9th स्टैंडर्ड से आप जो हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो, ये पूरी हिस्ट्री मॉडर्न टाइम पीरियड पे बेस्ड है कि मतलब कौन सी चीजें कैसे इन्वेंट हुई, हमने डेवलपमेंट कैसे करना स्टार्ट किया, ये सारी चीजें आती है। अब आज का चैप्टर में लेकर आई हूँ, जैसे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर्स आने वाले, तो मोस्ट ऑफ स्कूल्स के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दैट इज चैप्टर नंबर 4, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लो, क्योंकि आप जैसे 9th में आए हो, ये कुछ नया वर्ड है और ये सब्जेक्ट भी आपको आने वाला है। इकोनॉमिक का सिंपल मतलब क्या होता है कि भाई अगर एक पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है, मिस्टर ए की इनकम मैं बोलती हूँ 20,000 है, मिस्टर बी की इनकम 10,000 है, तो भाई इकोनॉमिक कंडीशन मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो हमारी कंट्री, जब हमारे पास कॉलोनियन कौन थे, ब्रिटिशर्स, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर चले गए थे तो बहुत टाइम तक इंडिया की कंडीशन बहुत खराब थी, क्योंकि 150 इयर्स ब्रिटिश, 150 इयर्स मुगल्स, तो 300 इयर्स तक हमारे ऊपर कोई और ही कैप्चर कर रखा था, तो हमें पता ही नहीं था कि हमें अपने कंट्री को चलाना कैसा है। तो बहुत टाइम तक हमने कैसे स्ट्रगल किया, क्या क्या चीजें फेस की, हमने डेवलपमेंट कैसे किया। आज जो हम इतना डेवलपमेंट इंडिया में देख रहे हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, लेकिन एक डेवलपिंग कंट्रीज में जो इंडिया को कंसीडर किया जाता है कि एक अंडर डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया कैसे पहुंची है, कैसे वहां तक आई, क्या क्या प्लान्स हुए, कैसे मिनिस्टर्स बने, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने मिली। सो इकोनॉमिक मतलब हमारी जो कंडीशन थी, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसको हमने कैसे ग्रोथ किया। अब एक पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक होती है, जब उसके पास इनकम होती है, जब उसके पास पैसा होता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सही होती है। तो वैसे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कब बढ़ेगा, जब हमारे पास काम होगा, जब हमारे पास पैसा होगा, तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो बिना लेट लिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स के अंदर। चैप्टर्स जो देखिए, आपको कैसा होता है ना कि जब टेक्स्ट बुक में से एक एक लाइन पढ़कर एक्सप्लेन किया जाता है, सो इट इज काइंड ऑफ बोरिंग थिंग कि भाई हम बोर होते हैं कि कितनी बार एक ही चीज बार बार वो एक नया सेंटेंस रीड कर रहे हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करना, तो वो थोड़ा सा बोरिंग होता है। तो यूनिक ट्यूटोरियल की सबसे बड़ी खासियत यही होता है कि आपको हम टेक्स्ट बुक में से जो मेन कंटेंट होता है उसके हम आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये नोट्स कैसे कि एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारी आदत होती है हम सीधा क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले हमेशा टेक्स्ट बुक रीडिंग कीजिए, क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग किया है तो ऑटोमेटिकली आपका 80% काम आप वहीं पे खत्म कर देते हो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू आर एबल टू राइट द आंसर इन योर ओन पॉइंट्स आल्सो। सो दैट इज द मेन रीजन कि टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कि 1 घंटा बैठ के 4-4 पेज के चैप्टर्स पढ़ना। तो इसके लिए मैं उस चैप्टर में से आपको ऐसे पॉइंट्स उठाती हूँ कि अगर चैप्टर रीडिंग की आदत नहीं भी है तो बेस्ट चीज है कि आप हमारे नोट्स को कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, एंड टाइम रिवीजन के लिए एज अ क्वेश्चन आंसर समझिए या फिर आपके एक चैप्टर रिवीजन समझिए। दोनों के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ कवर होगा, ऐसा नहीं कि मैं चैप्टर की एक एक लाइन रीड नहीं करूंगी तो कुछ आपका इसमें से बाहर होने वाला है। सारी चीजें इसमें मैं इंक्लूड करूंगी, पर वो चीजें इंक्लूड करूंगी जो आपके कंटेंट के लिए, आपके मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक का मतलब मैंने समझा दिया। अब इकोनॉमिक का के बाद हमारे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक होते हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ध्यान से समझना, वो कंट्री, वो इकोनॉमिक जहां पे खाली कोई प्राइवेट पर्सन सब कुछ हैंडल कर रहा है। सपोज अगर हमारी कंट्री के अंदर अगर आप बैंक्स का एग्जांपल देखो तो आपको प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक दिखेगा, आपको प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक दिखेंगे। इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कौन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। बट इसी कंट्री के अंदर एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक्स कौन से, गवर्नमेंट बैंक्स है ना। तो प्राइवेट मतलब जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसी प्राइवेट का है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती नहीं है, दैट इज प्राइवेट। सेकेंड इज द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब ऐसी कंट्री जहां का पूरा इकोनॉमिक कि भाई कंट्री के अंदर इनकम कैसे होगी, कंट्री के अंदर वेल्थ कैसे जनरेट होगा, ये पूरा का पूरा कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट करती है, तो उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी?
सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पे पूरी की तरह कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का। एंड सेकंड व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट का मतलब जहां पे पूरी तरीके से कंट्रोल किसका होता है, किसी प्राइवेट पर्सन का। एंड नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आपको समझना है कि कुछ ने बोला कि भाई हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलेगा, गवर्नमेंट बोलती कि भाई आपको जैसे करना है आप करो। गवर्नमेंट ना कोई बैंक खोलेगी, गवर्नमेंट ना किसी भी सेक्टर को, जैसे हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, रेलवेज है, सर्विस सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स है, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई ये सारे सेक्टर को एक प्राइवेट पर्सन चलाएगा, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड, प्राइवेट पर्सन मतलब प्राइवेटली हर कोई अपना अलग अलग से चलाएगा। सेकेंड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है जिसको पूरी तरीके से कोई गवर्नमेंट चलाएगी, वहां पे प्राइवेट वालों के हाथ में कोई भी सेक्टर्स दिया जाएगा नहीं। एंड नेक्स्ट आता है मिक्स्ड। गवर्नमेंट बोलती है कि प्राइवेट वालों को आप भी आ जाओ और हम भी रहते हैं, हम साथ में मिलके इस इकोनॉमी को चलाएंगे, उसको बोलते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक जब साथ में आती है, सो दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या बोला, प्राइवेट मतलब इसको कौन चला रहा है, एक प्राइवेट पर्सन। पब्लिक मतलब पब्लिक में कौन चलाता है, पब्लिक वर्ड आ गया मतलब गवर्नमेंट, ये ध्यान से समझ लो। पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक इकोनॉमिक, ये सारे वर्ड का मतलब होता है कि इसको चला रही है गवर्नमेंट। क्लियर है। अब उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का बेसिकली मैं बोलूं तो ये एक तरीके से उसके फीचर्स है कि इंडिया के अंदर, अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया के अंदर हमने कौन सा इकोनॉमिक एक्सेप्ट किया, तो इंडिया ने बोला था कि भाई यहाँ पे पूरी तरीके से ना प्राइवेट के हाथ में चीजें दी जाएगी, ना पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में चीजें दी जाएगी, हम इकोनॉमिक एक्सेप्ट करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी को लेंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सबसे पहली चीज, अगर कोई कंट्री ये बोलती है कि भाई हमको मिक्स इकोनॉमी लेना है, तो उनको किन किन चीजों का ध्यान देना है। पहला कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच में, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स में और जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने प्राइवेट के ऊपर कोई रूल्स निकाले, सो प्राइवेट कंपनी हैज टू फॉलो दैट रूल्स। अगर प्राइवेट सेक्टर्स बोल रही कि सर हमें प्रॉफिट मोटिव, हमें इकोनॉमी बढ़ाना है, तो ये चीजें चाहिए, तो गवर्नमेंट का उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए। सेकेंड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लार्ज स्केल। और पब्लिक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर पब्लिक और प्राइवेट क्यों साथ में आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होनी चाहिए, जितनी पॉपुलेशन है उनको वो चीजें मिल सके। अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते भाई गवर्नमेंट के पास, अगर हर चीज गवर्नमेंट ही चलाएगी तो गवर्नमेंट के लिए कभी कभी डेप्ट होता है, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर जो रहती है ना, ध्यान से समझो, गवर्नमेंट कभी भी प्रॉफिट के साथ नहीं चल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना। तो सर्विस प्रोवाइड करने के चक्कर में कभी कभी उनको बहुत सी चीजें फ्री में देना, ऐसी चीजें जब होती है तो गवर्नमेंट लॉस में जाती है। तो गवर्नमेंट दोनों कंपनीज एक साथ इसीलिए आते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट एक साथ इसीलिए आते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट आता है कैन नॉट इग्नोर द प्रॉफिट मोटिव। अब मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट सेक्टर का काम क्या होता है कि भाई पब्लिक को सर्विस देना। प्राइवेट सेक्टर को क्यों लेकर आया गया, इसीलिए लेके आया कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर लॉस में जा रही है तो जो पब्लिक सेक्टर है वो इस चीज को ध्यान रखे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करें, ताकि हमारी इकोनॉमिक के अंदर कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है, अभी देखो सीन क्या हुआ कि अगर एक हिस्ट्री हम बैकग्राउंड देखते हैं कि इंडिया के अंदर ये मिक्स इकोनॉमी आया क्यों, सबसे बड़ा रीजन क्या था ना कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें मैं पैसा तो आज डालूंगी पर मेरे को रिटर्न जो है ना वो इमीडिएट नहीं मिलता है, और मे भी ऐसा होता है कि जितना मैं उसमें पैसा डालूंगी मुझे उतना रिटर्न नहीं मिलता है। अब वो सारे सेक्टर्स, जब ऐसे सेक्टर्स आते हैं जैसे पावर की इंडस्ट्रीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री हो गई, इसमें पैसा बहुत लगता है बट इससे रिटर्न हमें नहीं आते, तो जो प्राइवेट लोग थे वो तो रिस्क लेंगे नहीं, बोलते कि भाई मैं इसमें इतना पैसा डालूं और ये भी फिक्स नहीं है कि मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो प्राइवेट वालों ने सीधा मना कर दिया कि हम ये सेक्टर्स तो ओपन करेंगे ही नहीं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर मना करता है तो इसमें इनिशिएटिव किसको लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि गवर्नमेंट सामने आई और गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप लोग ये सेक्टर्स में हाथ नहीं डालना चाहते हो क्योंकि मे भी इसमें रिटर्न ज्यादा नहीं है, तो ये सेक्टर्स गवर्नमेंट संभालेगी। तो इसमें देखिए वही दिया, सम इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल बट डिले इन रिटर्न्स एंड बोथ। बट इसमें क्या होता था कि पैसा बहुत लगता था पर रिटर्न उतना अच्छे से आता नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्राइवेट डू नॉट इनिशिएटिव इन द हैंड्स, और जिसकी वजह से प्राइवेट जो रहते थे वो बोलते थे कि भाई इसमें पैसा तो बहुत ज्यादा पर रिटर्न मुझे मिलने वाला नहीं है, तो मैं इसमें प्राइवेट नहीं डालने वाला हूँ पैसा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप मत डालिए, इसमें पैसा हम डालेंगे, हम चलाएंगे। और इस तरीके से कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट वालों को दे दी गई कि भाई आप चलाइए, और कुछ इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट चलाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक जो है वो एक मिक्स इकोनॉमी के अंदर कंसिडर की जाती है।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब ये आपके चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान क्या होता है, थोड़ा सा एक शॉर्ट समरी देती हूँ, ध्यान से समझो। 5 ईयर प्लान बेसिकली होता है कि जब किसी की गवर्नमेंट बनती है, कोई भी सरकार जब आती है, तो उसको ये दिमाग में रहना पड़ता है कि एक गवर्नमेंट कितने साल के लिए होती है, 5 ईयर्स के लिए होती है। मतलब अगर आज कोई गवर्नमेंट बनी तो वो 5 साल तक चलेगी, 5 ईयर्स के बाद वापस से इलेक्शंस होंगे और फिर अगर जो जीतेगा वो पॉलिटिकल पार्टी आती है। तो 5 ईयर के अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी को, उस लीडर को या उस पार्टी को ये बताना पड़ता है कि भाई आने वाले टाइम में ये 5 साल जब तक मेरी गवर्नमेंट रहेगी, हम किन किन सेक्टर्स पे ध्यान देने वाले, हम कहाँ कहाँ डेवलपमेंट करने वाले, उसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान बेसिकली कॉलोनियन जब आए थे तो उन्होंने हमारे इंडिया को पूरी तरीके से खराब कर दिया था, और जब खराब किया तो इसको ठीक करने के लिए इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन बनाई थी। कौन से ईयर में, ध्यान रखना, इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाई थी इन द ईयर 1950। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट एंड इवेंट्स। अगर डेट याद नहीं कर पाओगे तो मे बी मार्क्स उतने अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे, तो डेट्स को ना बहुत अच्छे से ध्यान रखो, एक नोट्स बनाओ जहाँ पे आप डेट्स लिख रहे हो, डेट्स के सामने भाई प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब बनी 1950, ऐसे अपने शॉर्ट समरी नोट्स भी बनाया करो। तो स्टैब्लिश क्या था प्लानिंग कमीशन, किसने, कौन से ईयर में, 1950। और जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो उस समय हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या समझा, कॉलोनियन ने आके पूरी तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद किया, फिर इंडिया को उस इकोनॉमी को ठीक करना था। ठीक करने के लिए हमने एक कमीशन ग्रुप बनाई, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, प्लानिंग कमीशन। कौन से ईयर में बनाई, 1950। और जब ये 1950 में बनाए गए तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पर ये जो कमीशन थी इसको 2014 में जाकर इसका नाम बदल दिया गया। काम वही था कि भाई हमको कैसे इंडिया को डेवलप करना है, उसके लिए प्लानिंग्स करो, तो काम इनका वही था, बट इनका नाम बदल के आगे जाके नाम इनको दिया गया नीति आयोग। तो कभी ये वर्ड आएगा नीति आयोग तो ध्यान में रखना कि नीति आयोग का मतलब होता है कि ये समझना कि भाई प्लानिंग जो बनाई जा रही है, हमारी कंट्री को अगर बढ़ाना है, डेवलप करना है, तो क्या क्या चीजें हमें अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो होप्सो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कब स्टैब्लिश हुआ था और आज के टाइम में उसका नाम क्या है ये भी क्लियर हो गया। अब जब ये प्लान बना था तो गोल्स क्या होता है, गोल्स होता है मेरा लक्ष्य, मेरा एम, कि भाई अगर इस चीज को गवर्नमेंट बना रही है तो कुछ तो सोच के बनाई होगी ना, कि भाई क्या रहा होगा, किस एम से बनाई। तो पहला एम क्या था, कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ाना। नेशनल इनकम मतलब क्या, एक फैमिली के अंदर 10 लोग रहते हैं, 10 में से 4 लोग कमा रहे, तो समझो इनकम 4 लोगों की आ रही है। पर अगर उसी घर में 4 की जगह 7 लोग कमाने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरे घर की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर नेशनल इनकम कब बढ़ती है, जब नेशन के अंदर हर किसी के पास जॉब होगा, हर किसी के पास, अगर एक कंट्री में बोल रही 100 करोड़ की, 100 करोड़ में से खाली 20 करोड़ के पास जॉब है और 80 करोड़ लोग ऐसे ही बैठे हुए उनके पास काम नहीं है, तो आप नेशनल इनकम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन उसी 100 करोड़ में से अगर 70 करोड़ लोगों को जॉब मिल गया तो समझिए हमारी इनकम बढ़ गई। तो पहला एम था कि इसका इन शॉर्ट एम क्या था कि ज्यादा से ज्यादा जॉब अवेलेबल करवाना, एम्प्लॉयमेंट देना। सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगी, जब कंट्री में, क्योंकि एग्रीकल्चर का देखो कैसा सीन था ना कि एक तरीके से ना एग्रीकल्चर में मोनोपोली चलती थी कि भाई ये इस एरिया का ये एक बहुत हेड रहता था, वो आधी से ज्यादा जमीन पे अपना कब्जा करके रखता था, और वहां के जो छोटे मोटे लेबर्स होते थे वो लेबर्स को बोलते थे कि भाई तुम आओ और यहाँ पे मजदूरी करो, रोज की तिहाड़ी मजदूरी, जैसा मतलब रोज का 500 200 क्या बहुत ज्यादा बोल रही फिर भी 70-80 रुपए दे दिए जाते थे और आप इतने लेकर चले जाओ। पर जिसके पास जमीन है ही नहीं और ऐसी मजदूरी करके उनको कुछ मिलता भी नहीं था, वो क्या करेंगे। तो इसकी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इंडस्ट्रीज बढ़ाओ, जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ेगी उतना लोगों के पास काम मिलेगा। अगर एक इंडस्ट्री खोलते हैं तो कम से कम 10 लोगों को काम मिलेगा। तो इसके लिए सेकेंड पॉइंट बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड, एग्रीकल्चर को इतना तो प्रोड्यूस करो कि वो भले बेचे नहीं पर खुद के लिए तो यूज कर सके। मतलब मैं इतना एग्रीकल्चर कर लूं कि भाई भले मैं मार्केट में जाकर बेच के प्रॉफिट नहीं कमाऊं, पर जितना करूं मेरी फैमिली उस खाने को आराम से बैठ के खा सके। तो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि खुद के ऊपर डिपेंड रहना, हमें किसी और से लेना पड़े नहीं। सेकेंड आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ध्यान से समझो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। जैसे कि अगर आज मैं हमारी बात करती हूँ, अगर मैंने कोई टीचर्स, आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, स्कूल के अंदर 2 रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आप जिस बेंच पे बैठते हो, जो ब्लैक बोर्ड यूज हो रहा है, लाइट, फैन, ये सब रिसोर्सेज मतलब क्या चीज है जो मेरे काम में आएगी, वो मशीनरी है। पर उस स्कूल में जो टीचर्स आकर पढ़ा रही है वो ह्यूमंस है,
तो वो कौन से रिसोर्सेज में कंसिडर होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हमारे इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग थे, बहुत कैपेबिलिटी वाले लोग थे, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि टैलेंट तो था पर उसके लिए लोगों के पास सोर्स नहीं था, रास्ता नहीं था, पैसे नहीं थे कि उसको और हम अपग्रेड कर सके। तो ऐसी चीज में जितने हमारे पास अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं उनको लो और उनके हेल्प से इंडस्ट्रीज को बढ़ाओ। इनइक्वालिटी, कोई इंसान अमीर है तो बहुत अमीर, गरीब है तो बहुत गरीब, ये जो इनइक्वालिटी है मतलब असमानता है उसको इक्वल करना। मेंटेन स्टेबल। अब कैसा होता था, देखो किसी भी कमोडिटी का प्राइस कब बदलता है, अगर आज मेरे पास 100 सामान पड़ा है जो मुझे बेचना है, पब्लिक खड़ी है कि भाई हमको वो प्रोडक्ट दो, मैं जानबूझ के वो प्रोडक्ट दे ही नहीं रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, सप्लाई रोक दिया। अब सप्लाई रुक जाएगा, पब्लिक डिमांड कर रही है हमको चाहिए। अब अचानक से जब मैं सप्लाई रोक दूंगी, समझो अगर एक एग्जाम्पल हो कि मेरे पास 100 मार्कर है और मेरे शॉप के बाहर 10 टीचर्स खड़ी है, वो बोल रही है हमको मार्कर चाहिए, मैंने बोला मेरे पास 100 मार्कर है, फिर भी मैं बोलती हूँ नहीं मेरे पास सिर्फ 6 मार्कर है। अब मुझे पता है कि वो टीचर्स तो खड़ी है, उनको मार्कर्स तो चाहिए, फिर एंड टाइम पे मैं क्या बोलूंगी, अब वो टीचर्स मैं बोलूंगी जो मार्कर 10 रुपए का है, जिसको चाहिए लेके जाओ, मैं 20 रुपए में दूंगी, क्योंकि मैंने जानबूझ के सप्लाई को रोका ताकि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े और पब्लिक लेकर जाए। तो ये पब्लिक के साथ गलत होता है। तो ऐसी चीजों को रोकना और हर प्रोडक्ट के प्राइस को स्टेबल करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड, द कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ। अब कोई भी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो किसी भी चीज का शॉर्टेज कब होता है, आपकी फैमिली के अंदर रहने वाले लोग 10 हैं और इनकम खाली 2 ही लोग कर रहे हैं, तो 2 लोगों की इनकम से 10 लोगों का खर्चा चलना थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा दे देता है। रीजन क्या होता है कि भाई 2 पर्सन से जितना खाना वो लाकर देंगे वो 10 लोग खाना खा पाएंगे पर शौक नहीं कर पाते, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई खाने भी नहीं मिल पाते। तो इंडिया में वही प्रॉब्लम होता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, पर जितनी पॉपुलेशन है उतना हमारे पास सामान नहीं है कि हम उस पब्लिक को दे पाए। तो इसके लिए पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाया जाए। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की भाई हम 2 हमारे 2, कि हम 2 है तो बच्चे भी हमारे 2 ही होने चाहिए, 6-7 बच्चे करने की जरूरत नहीं है, ताकि हम 7-8 बच्चे तो कर दे रहे, पर हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि फिर उन बच्चों को खाए लाएंगे कैसे, एजुकेशन नहीं देना है, बच्चे इधर उधर घूम रहे, कहीं पे बच्चों को ट्रेन में सामान के लिए भेज देते, जो गलत चीजें इंडिया के अंदर बहुत हद तक होती है। क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि पॉपुलेशन बढ़ा के हम कोई बड़ी चीज नहीं कर रहे। अगर हमारा बच्चा कहीं पे बाहर जाकर सामान बेचेगा, ये करेगा, तो वो चीज सही नहीं है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। उसके बाद पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी को कम करना, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ध्यान से समझो, अच्छे अच्छे फैंसी कपड़े नहीं होते। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि लोगों की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, लोगों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। अब आप भले बहुत एजुकेटेड हो, आप एक सिंपल सा कपड़े भी पहन के जाओ, वो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को खराब नहीं करता है। पर आप बहुत अच्छे से कपड़े पहन रहे हो बट आपकी एजुकेशन नहीं है, आपके हेल्थ अच्छी नहीं, मतलब इंडिया में अगर किसी की तबीयत खराब होगी, हल्की सी फीवर हो गई, डेथ हो जा रही है, क्यों हो रही है भाई? क्योंकि अच्छी हेल्थ प्रॉब्लम है। तो आज अगर आप इंडिया में देखोगे तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज हमारे यहाँ पे बड़े बड़े डिजीज के प्रॉपर इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि आज हमारा स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ रहा है, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है डेवलप सोशल सर्विस। कमा रहे हो और खुद कमा के खाली खुद की फैसिलिटी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोगों की इनकम एक अच्छे लेवल से ज्यादा है, भाई आप अगर इतना कमा रहे हो तो अपनी इनकम में से कुछ पैसा वो लोग जिनको जरूरत है, सोशल मतलब सोसाइटी, सर्विस मतलब सेवा, कि हमें हमारी सोसाइटी की भी सेवा करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट। इकोनॉमिक का सेल्फ सफिशिएंट का मतलब मैंने क्या बोला था कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है। मतलब हमारी इकोनॉमी में क्यों सेल्फ सफिशिएंट बोला है? क्योंकि पहला ऐसा था कि जब हम लोग कॉलोनियल पीरियड्स के जाने के बाद, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, कोई भी चीज हमें पता ही नहीं थी कैसे प्रोड्यूस करना है। हर चीज के लिए हम बाहर वाले से बोलते हैं कि भाई हमें अमेरिका से ये चाहिए वो चाहिए, और एक ऐसा टाइम आ गया था कि इंडिया पूरी तरीके से बर्बाद की कंडीशन पे था, उसके ऊपर डेब्ट कितने हो गए थे। मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ना, तो वो ऐसा टाइम था, एक ही हफ्ता बचा था हमारे पास पूरी कंट्री के लिए खाना। और अगर वो मनमोहन सिंह के बारे में आप आगे पढ़ोगे कि अगर उन्होंने नहीं संभाला होता तो आज इंडिया बहुत पहले ही बर्बाद हो गया होता। बट सैल्यूट टू दैट पर्सन की उनकी वजह से आज इंडिया की इकोनॉमिक इतनी अच्छी ग्रोथ करती हुई गई है। तो एक ऐसी इकोनॉमिक बना जहां हमें दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं पड़े, जो भी चाहिए हम खुद बना सके, खुद कर सके। तो यहाँ पे आपका ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का, वो होता है खत्म। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा, कौन से टाइप्स के इकोनॉमिक होते हैं,
मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब देखा, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीजों को मेंटेन करने की जरूरत होती है वो देखा। उसके बाद मैंने 5 ईयर प्लान का मीनिंग समझाया, स्टार्ट कब हुआ था और आज के टाइम में उसे क्या बोलते हैं वो बताया, और प्लान जब स्टार्ट किया था तो गवर्नमेंट के दिमाग में क्या एम था, क्यों स्टार्ट किया था। ये यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है खत्म। तो यहाँ पे लेक्चर का पार्ट 1 होता है खत्म। अब पार्ट 2 में हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 10 5 ईयर प्लान्स लेकर आएंगे। तो अगर आप और डिटेलिंग और ऐसे और 10 5 ईयर प्लान्स के नोट्स चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो कि 9th स्टैंडर्ड के और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के आपको ऐसे ही बिना टेक्स्ट बुक्स के, इसको मैं बोलती हूँ विदाउट टेक्स्ट बुक स्टडी, कि बिना टेक्स्ट बुक के मैंने आपको पूरा नोट्स दे दिया, नोट्स लिख लिया तो आपको ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जिसको भी ऐसे नोट्स और ऐसे लेक्चर्स और चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑल्सो। ओके, बाय बाय।